एक ग्रैंड पॉलिटिकल अलायंस बन चुकी है जिसका जलसा भी होगा, मुख्तलिफ पार्टीज उसमें है और उसका एक नुकाती एजेंडा है और वो है पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती। ईद के बाद हमें भरपूर तरीके से तहरीक लॉन्च कर रहे हैं जिसमें महमूद अचकज़ई साहब, अख्तर मेंगल साहब, जमात इस्लामी, MWM और सुन्नी तहरीक। हमारी नेक्स्ट मीटिंग जो है ना कोयटा में होगी 12 तारीख को अख्तर मेंगल साहब के घर पे। वहाँ से हम पूरे मुल्क में जलसों का शेड्यूल देंगे। तो सबसे पहला जलसा जो है ना पशीन में होगा और दूसरा भी बलूचिस्तान में सोचा जा रहा है। आज एक ग्रैंड अलायंस का भी एक ऐलान किया गया है, तो उस ग्रैंड अलायंस में बाकी कौन सी जमातें शामिल हैं वो नाम नहीं बताया गया। खुशाइंद है कि डॉक्टर आसिम साहब जो फिजिशियन हैं, बुशरा बीबी के, उन्होंने आज उनकी सेहत को तसल्ली बख्श करार दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान कर दिया है कि ईद के बाद एक ग्रैंड अलायंस अपोजिशन का बन रहा है और वो पूरे पाकिस्तान के अंदर तहरीक चलाएगा। अब सवाल यह है कि पहले से ही गवर्नमेंट बहुत कमजोर है और बल्कि बहुत ही कमजोर विकेट्स पे है और अब अगर अपोजिशन भी सड़कों पे आ गई और ऐसे मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ज्वाइन कर लिया, अख्तर मेंगल साहब ने ज्वाइन कर लिया, महमूद अचकज़ई साहब ने ज्वाइन कर लिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले से है उसके अंदर, तो फिर गवर्नमेंट कहां स्टैंड करेगी? एक बहुत बड़ा सवाल है जो हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। और बुशरा बीबी के अपने डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया कि उन्हें जहर नहीं दिया गया, तो इससे जो एक नैरेटिव क्रिएट किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, आज वो कहां स्टैंड करता है और कहीं ऐसा ना हो कि शेर आया कि इतनी बार गर्दान की जाए कि जब आप असल बात करें तो उस वक्त भी लोग यकीन ना कर सके। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसी गलतियां क्यों कर रही है, ये भी हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। और वज़ीर साहब ने आज ये कहा है कि IMF का एक और हमें पैकेज लेना पड़ेगा, एक और प्लान लेना पड़ेगा। लिहाजा मेरा ख्याल है पूरी कौम को सीट पैड्स बांध लेनी चाहिए क्योंकि महंगाई में मजीद इजाफा होगा। इस साइड पे अपोजिशन बाहर, साथ महंगाई में इजाफा और उसके साथ साथ एक कमजोर गवर्नमेंट, तो ये मामला कैसे चलेंगे? ये सारे सवाल हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं शुएब शाहीन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है, और खुर्रम दस्तगीर खान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। खुर्रम साहब ये फरमाइए सर, एक इमरान खान साहब कंट्रोल नहीं हो रहा था आपसे और अब आपने सारी अपोजिशन को इकट्ठा कर दिया और उसमें महमूद अचकज़ई साहब होंगे, मौलाना फजलुर रहमान साहब होंगे, जमात इस्लामी के नए अमीर आ गए हैं और बड़े एग्रेसिव हैं वो भी उसके अंदर होंगे और साथ अख्तर मेंगल साहब भी हो गए, तो फिर ये तो सड़कें बड़ी गर्म हो जाएंगी। गवर्नमेंट कैसे अपनी मुद्दत पूरी कर सकेगी? शुक्रिया चौधरी साहब। गवर्नमेंट के लिए हक में अभी 2 दिन पहले जो ऐवान में सेनेट का नतीजा आया है वो भी काबिले फिक्र है कि 224 और 81 का नतीजा है कौमी असेंबली के अंदर। तो इसका मतलब यह है कि फिलहाल कौमी असेंबली में तो हुकूमत को अपोजिशन के मुकाबले में 3 गुना मौजूदगी है, हासिल है और वहाँ कोई चैलेंज नहीं है। जो जलसे और जुलूस करने हैं अगर तो वो पुरअमन रहेंगे तो जमहूरियत का हिस्सा है, ज़रूर करें, लेकिन हुकूमत को ज़्यादा फिक्र और परेशानी और चैलेंज एक तो महंगाई से है और दूसरा जो नई दहशतगर्दी का अफरीत उठा है 2021 के बाद से जो अब बढ़ता ही जा रहा है, ज्यादा चैलेंजेस उनको कंट्रोल करने के हैं। ऑपोजिशन अपने जलसे करें, अपनी बात करें और वो जारी रहेगा, लेकिन हुकूमत के लिए जो हाकमियत है वो ज्यादा बड़ा चैलेंज है। ठीक हो शेख साहब, ऐसे बात खुर्रम साहब की ठीक है कि कौमी असम्बली में अपनी सूरत हाल देख लें, सेनेट के अंदर आप अपनी सूरत हाल देख लें, स्वाय खैबर पख्तूनख्वा के बाकी जितनी असम्बली हैं उन सब में सूरत हाल देख लें आप, और उसके बाद अगर आप सड़कों के ऊपर शोर कर भी लेते हैं तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा गवर्नमेंट? देखें, पहली बात, अगर जो असम्बली वाली बात की है वो तो डाका जनी के ज़रिए अगर आप कब्ज़ा करके आइन और क़ानून की खिलाफ वर्जी में अगर आप बंदे बिठा दें तो फिर तो वो आप उसको जो चाहें नाम दे दें, फिर मार्शल लॉ लगा दें, आप कहें डंडा हमारे पास है, हम जो बैठे हुए हैं बंदूक के जोर पर जो चाहें कर लें। देखें, अगर आपने आइन और क़ानून के मुताबिक चलना है तो फिर ना अखलाकी तौर पर ये असम्बली जायज़ असम्बली है, ना ये कानूनी और आईनी तौर पर है। उसके अंदर देखें, हम तो ड्यूली इलेक्टेड लोग बैठे हुए हैं ना, जो अनइलेक्टेड बैठे हुए हैं जिससे सारा भर दिया गया है वो असम्बलियों को, वो गलत है। देखें, मैं आपको बड़ी बात नहीं करता, हमने क्या मुतालबा किया था, जुडिशल कमीशन बना लें, लेट दी फॉर्म 45 के मुताबिक आप उसका ऑडिट करा लें। हमने यही कहा था ना, हमने ये नहीं कहा था कि हमें ला कर बिठा दें, और अगर ये जीतते हैं जी बिस्मिल्लाह हम इनके साथ खड़े होंगे, अगर ये आते हैं तो फिर जिनको हक की हुक्मरानी अवाम ने दिया है फिर उनको आगे आने दें। एक बात तो तय होगी
कि ये आज आपका लोकल मीडिया हो, इंटरनेशनल मीडिया हो, आज आपका सोशल मीडिया हो, पब्लिक हो, सबको इस बात पे कंसेंसस है कि ये फॉर्म 45 के मुताबिक हम लोग जीते हुए हैं, फॉर्म 47 के मुताबिक इनको जितवाया गया है और उसमें टेम्परिंग इसके बावजूद गवर्नमेंट है वो बैठी हुई है। ठीक है, बैठ गई। अब जबरदस्ती तो देखे ना, जबरदस्ती बैठ गए हैं। अब उसका हल क्या है? पहली बात तो यह है कि क्या इन मसाइल को देखें, आपने मईशत को दुरुस्त करना है, मुल्क की मसाइल को ठीक करना है। इलेक्शन हमेशा सियासी इस्तेहकाम का जरिया बना करती है। इस इलेक्शन के जरिए सियासी अदम इस्तेहकाम में मजीद इजाफा हुआ, माशी तौर पर मजीद हम कमजोर होंगे, रिफॉर्म्स कर नहीं पाएंगे और ना ही इनमें कैपेसिटी है। इनके पास 2/3 मेजॉरिटी है इस वक्त, रख लें, ये कर लें, झूठ के मुताबिक आप कर लें। मुशर्रफ था, अकेला था, जहाँ अलग था, अकेला था, डंडे के जोर पे आप जो चाहें कर लें। देखें, रिफॉर्म्स करने के लिए आपको पब्लिक सपोर्ट की गवर्नमेंट चाहिए। आपके लिए कौम कुर्बानी उस वक्त देती है जो कोई लीडर जो ड्यूली इलेक्टेड होगा, जो अवाम में से आया होगा, उसकी खातिर देगी। फिर सबसे बढ़कर यह कि आपकी जो मुस्तहकम हुकूमत जिसके ऊपर आपका ओवरसीज का ट्रस्ट होगा वो पैसा लेकर आएगा। इनके अपने नुमाइंदे ये कहते हैं ये 6 महीने की हुकूमत है कि मॉरली इनके करप्ट गवर्नमेंट है, ये मॉरली भी करप्ट है, कानूनी तौर पर भी करप्ट है, इंटेलेक्चुअल भी करप्ट है, क्योंकि इनके पास वो मैंडेट नहीं है जिस मैंडेट को ये दावा कर रहे हैं। और फिर सबसे बढ़कर ये देखें, आपके पास एक ही सबसे बड़ा एसेट है, वो ओवरसीज का जो यहां इन्वेस्टमेंट लाएगा। वो किसके ऊपर ट्रस्ट करता है? जो ड्यूली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होगी उस पे ऊपर ट्रस्ट करेगा। अच्छा खुर्रम साहब, वैसे ये फॉर्म 45 जो है, मेरा नहीं ख्याल कि ये भूत आपका पीछा छोड़ सकेगा। आपने तो वैसे खुले दिल के साथ अपनी शिकस्त मान ली थी, लेकिन आपके बहुत सारे कोलीग्स हैं जो 50-50 हजार जाली वोट लेके गवर्नमेंट का हिस्सा है और इस वक्त वजीर भी हैं, और उनको पता भी है कि हमने क्या किया है या हमारे साथ क्या हुआ है। तो जब आप इखलाकी तौर पे इतने कमजोर होंगे, कमजोर फुटिंग पे होंगे, तो कैसे सिस्टम को आप ठीक कर सकेंगे, इवॉल्व कर सकेंगे? तो ऐसा मैं ये जानना चाहता हूं कि ये कैसे हो गया कि खैबर पख्तूनख्वा में जो आरओज थे और इलेक्शन कमीशन था, वो तो इमाम काबा ने अपॉइंट किया था और बाकी मुल्क में इसराइल से लोग आए थे गालिबन। ये क्या हुआ है? देखिए, अगर इनके पास नशिस्तों से कता नजर 30% वोट पड़ा है, सुन्नी इत्तेहाद कह लें, आजाद उम्मीदवारों को कह लें, जो कि पिछले 2018 के मुकाबले में 8 लाख कम वोट है, और अगर वो 30 लाख वोट जिसकी बुनियाद पे ये कहते हैं कि जी सब कुछ हमें दे दें, तो जो 70% वोट इनके मुखालिफ पड़ा है उसको हम बहिरा अरब में फेंक दें, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और ये सब कियास आराइयां है कि जी इसको इतने वोट पड़ गए, इसको इतने वोट पड़ गए। इलेक्शन पूरे मुल्क में इलेक्शन कमीशन ने कराया है, और ये कहना कि जी इस इलाके में चूंकि हम जीते हैं, जो नशिस्त हमारी है वो तो बिल्कुल ठीक थी, बाकी सब नशिस्तें गलत थी। ये कहानी चौधरी साहब आपने और मैंने 2013 में भी सुनी थी, और ये मत भूलें कि उसके बाद भी ये कहना कि जी हर इलेक्शन से इस्तेहकाम आता है, 2013 के बाद भी इस्तेहकाम नहीं आया था। यही लोग खलफिशार, फसाद और फितना लेकर 126 दिन इस्लामाबाद में बैठे रहे थे। उसके बाद जब ये अदालत में गए, और उस वक्त फॉर्म 14 होता था, 14 नंबर का फॉर्म होता था, उसकी बुनियाद पर उन्होंने कहा जी हमारे पास वैगनें भरी हुई हैं फॉर्म 14 की। लेकिन जब वो अदालत में गए तो वो सब के सब रद्दी हो गए, और अदालत आलिया ने कहा, सर्विंग जजेस का कमीशन था, उन्होंने कहा जी कि ये 2013 के इंतखाब में किसी मुनज़्ज़म धांधली के सबूत नहीं मिले। उसके बावजूद ये हमला आवर रहे। 2016 में मुसल्ला मुतशद्दद जत्थे लेकर पेशावर से इस्लामाबाद पर हमला आवर हुए, हमने इन्हें पसपा किया अटक पुल के ऊपर। तो लिहाजा ये कहते हैं ना कि जी पहले कभी नहीं हुआ, पहले फॉर्म 14 था, अब फॉर्म 47 आ गया। जो ये इनकी जो ये जो गर्दान है ये जारी रहेगी। अगर इनको डलने वाला वोट पवित्र है, तो फिर जो 70% वोट दूसरी जमातों ने लिया है पूरे मुल्क में, वो भी उतना ही मुकद्दस है। और जब तक ये उसका एहतराम करना नहीं सीखेंगे, एहतजाज करें, जरूर करें, हमने उस वक्त भी एहतजाज सहा, लेकिन एहतजाज और धरनों के बावजूद मोहम्मद नवाज शरीफ ने पाकिस्तान से लोड शेडिंग, दहशतगर्दी, टारगेट किलिंग और महंगाई का खात्मा किया। और यही इसी यकसुई की तवक्को है शहबाज शरीफ से भी कि ये जरूर जलसे करें, अपनी बात अवाम के पास लेकर जाएं, पुरअमन एहतजाज करें, हम अपना काम यकसुई से करते रहेंगे। वैसे खुर्रम साहब, अपना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी आवाजें आ रही हैं कि साड़ी गल भी हो रही है, और अब देखें कि
कोर कमांडर पेशावर के घर पूरी कैबिनेट गई है, जिसमें चीफ मिनिस्टर साहब भी शामिल थे और बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है इन्होंने, जिस पे पार्टी बड़ी हैरान है। और अब अगर अली अमीन गंडापुर साहब कामयाब हो जाते हैं वहां पे, तो फिर ये मेरा ख्याल है पलड़ा बराबर हो जाएगा। और ये पलड़ा अगर बराबर हो गया तो कहां स्टैंड करेंगे, ये आपके पास सवाल है। छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। ये फरमाइए खुर्रम साहब, ये अब कुछ शायद पलड़े बराबर हो रहे हैं, क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब और उनकी कैबिनेट जो उसके बारे में खबर गर्दिश कर रही थी कि वो कोर कमांडर हाउस गए, और ये एक मेजर शिफ्ट है और पार्टी इस पर बड़ी हैरान है। तो अगर ये वाकई खबर कंफर्म हो जाती जो अब तक कंफर्म हुई है, तो मेरा ख्याल है फिर तो पलड़े बैलेंस हो जाएंगे। खुर्रम साहब, आपको मेरी आवाज आ रही? खुर्रम साहब को मेरी शायद आवाज नहीं आ रही। अच्छा शोएब साहब, फरमाइए, ये शिफ्ट हो रही है पार्टी आपकी एक साइड पे आपका। जी खुर्रम साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। मैं जवाब दे रहा हूं कि अगर तो जिनको इनके बानी चेयरमैन साहब गद्दार कहा करते थे, मीर जाफर, मीर सादिक कहा करते थे, जानवर कहा करते थे, अब अगर इनकी जमात दोबारा उनकी झोली में जाना चाहती है तो ये इनका फैसला है। और अगर वो समझते हैं कि इससे पलड़े बराबर होंगे तो कर लें बराबर। लेकिन इशू यही है कि अगर पाकिस्तान ने और खैबर पख्तूनख्वा ने आगे बढ़ना है तो मुस्तकिल मुखासमत और लड़ाई से आगे नहीं बढ़ेगा। अपना एहतजाज जरूर करें, लेकिन पाकिस्तान की जो हाकमियत है उसको डिस्टर्ब ना करें। और जो हमारे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है उनके सामने सबसे बड़ा फर्ज ये है कि जो ये खुद दहशतगर्द इनकी जमात आम माफी देकर 2021 में लेकर आई थी, अब जबकि वो एक पूरा अफरीत बन चुका है तो उससे डील करना भी इनकी पहली जिम्मेदारी है। उसके ऊपर तवज्जो दें, वफाकी हुकूमत के साथ पाकिस्तान की मईशत को संभाला देने में अपना किरदार अदा करें और एक हिस्सा इनका जरूर एहतजाज करता रहे। बिल्कुल सही। शेर साहब, ऐसे आपकी पार्टी की समझ नहीं आती, एक तरफ आप एक ग्रैंड अलायंस बना रहे हैं और उस ग्रैंड अलायंस का जो हदफ है वो सबको पता है कि आप गवर्नमेंट के खिलाफ तो है नहीं और कहीं और आप अटैक करना चाहते हैं, और दूसरी साइड पे आपकी जो पार्टी जहां पे इक्तदार में है वहां वो बाकायदा एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में है और वो वहां पे चले गए। तो पार्टी की समझ नहीं आ रही मुझे वैसे कि करना क्या चाहते हैं आप। देखिए जावेद चौधरी साहब, पहले तो मैं जरा खुर्रम साहब को जवाब दे दूं। देखें, वोट को इज्जत दो का नारा इन्होंने लगा के वोट को इज्जत दो का पब्लिकली नारा बना लिया इन्होंने। और वो जो इनके प्राइम मिनिस्टर मौजूदा बैठे हुए हैं जो कहते हैं मैं एस्टेब्लिशमेंट की आंख कता रहा हूं, मुझे इस पर फख्र है। और इनकी ही हुकूमत वालों ने इलेक्शन से पहले कहा कि साड़ी गल हो गई है, अवाम के साथ तो बात इनकी नहीं हुई थी। और जिस तरीके से ये लोग इलेक्शन आ रहे हैं, मैं इनसे पूछता हूँ, निसार चीमा आपकी पार्टी के हैं ना, उन्होंने कहा कि सुबह सवेरे मेरे पास आगे आए, आप रिजल्ट अपना ले जाएं। उन्होंने कहा मैं तो भैया हार गया था। फिर मुस्तफ़ा ने जो MQM वाले ने कहा कि जनाब इनके लोगों ने कहा कि हमारे 50-60% जाली हैं, आप लोग 100% जाली मैंडेट लेके बैठे हुए हैं। और कहते हैं हाँ जी ये मैंने बात की थी वो दुरुस्त है। फिर उनके जो कमरान टसूरी ने कहा जी नहीं हमारे 100% जाली हैं, इनके 200% जाली हैं। और ये आपके अपने घर से आवाज़ें हैं, हम नहीं कह रहे। और दूसरी बात, हमने ये नहीं कहा था, आप जिस जुडिशल कमीशन का रेफरेंस दे रहे हैं उसकी आप फाइंडिंग्स पढ़ लें कि क्या क्या इरेगुलरिटीज हुई हैं जिसके नतीजे में 2017 का कानून बना था। आज मुझे आप बता दें हम क्या कह रहे हैं, हमें ला के बैठा दो। हम कह रहे हैं जुडिशल कमीशन के जरिए वेरीफाई तो करा लें। हम लेके बैठे हुए तो अब अदालत ने बनाना ना सर, अदालत में है ना, आप कमीशन बनाने का जजेस का इशू है वहां आप अपना इशू भी उठा लें। वहां कमीशन बनाने का अख्तियार गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का अंडर द कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 है, बना दें। इनको क्या पहला कमीशन उन्होंने बनाया उसको आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे, नहीं दूसरे कमीशन को आप कैसे एक्सेप्ट करेंगे सर? वो था अदलिया की आजादी के मुताबिक। तो सर यहाँ पे अगर किसी को मतलब जलानी साहब का अगर आप बना देंगे वो तो रिटायर्ड लोगों पे मानते ही नहीं है। हम कहते हैं सिटिंग जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट पे बनाए, क्योंकि उसकी वजह ये फिर आप ये कहेंगे इस जज को निकालें, इसको रखें, फिर इतने जज डाल दें। चले पहले बनाए तो सही, उसके बाद बात आएगी। बनाए तो सही, तो नहीं होते सर। अच्छा कहीं तो आप आगे चले, पहले तो आपने बना लिया था ना। जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ आपकी लड़ाई है या सुलह है सर? देखिए जहां तक एस्टेब्लिशमेंट का ताल्लुक है, हमारी कभी लड़ाई ना थी ना है। हम क्या कहते हैं, हम एस्टेब्लिशमेंट को सिर्फ एक बात कहते हैं, आप सियासत में मुदाखलत ना करें, आइन और कानून की बालादस्ती रखें,
आप जिस तरह लोगों के चार दीवारी की पामाली करते हैं, जिस तरह रिटर्निंग ऑफिसर्स के जरिए आपने मैनिपुलेशन की है, जिस तरह आप इस तरह के इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं पॉलिटिकल अफेयर्स के अंदर, ये अली अमीन गंडापुर साहब ने बात की होगी जब वो गए वहां, हो सकता है कि हो, लेकिन और पूरी काबीना को मेरे नॉलेज में ये नहीं है कि उनकी मुलाकात की है या नहीं। सर पूरी काबीना को लेके गए सर वहां पे, बहरहाल मैं उसको नहीं वो क्या कहते हैं, हजम नहीं कर पा रहे आप। नहीं हजम भी नहीं कर पा रहे, इसमें कोई शक नहीं, मगर इसको मैं एडमिट इसलिए नहीं करता हूं कि मेरे नॉलेज में नहीं है। सर इसमें तो आप रऊफ हसन साहब तस्लीम कर चुके हैं। रऊफ हसन साहब तो नहीं थे ना वहां। जो अशखास अगर थे, अगर गए हैं तो उनको जस्टिफिकेशन अपनी देनी पड़ेगी। और अगर मैं एक बात कहता हूं, लेकिन खान साहब से पूछ के गए होंगे वो, मुझे नहीं पता, बहरहाल तो खान साहब दारे, ये तो अली अमीन साहब अगर गए हैं तो वो बताएंगे। और अगर वो खान साहब से पूछ के गए तो ये सिनेरियो उससे ज्यादा खतरनाक है। इसका मतलब खान साहब की जो लड़ाई थी उन्होंने वो खत्म कर दी, उन्होंने सरेंडर कर दिया। देखिए हम प्रपोजल प्रिजम्पशंस पे बात नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस कि वो आकर कहें कि हाँ जी हमारी बात हुई है। हमारी बात इस बात पे हुई है कि वहां जो दहशतगर्दी के मामलात हैं, हमने सिक्योरिटी पर्पजेस के लिए दहशतगर्दी के मामलात से निपटने के लिए हमने मिलकर चलना है, ठीक है करें। मगर एक बात तय है, हम पॉलिटिकल अफेयर्स में ना एस्टैब्लिशमेंट की मदद लेना चाहते हैं, ना एस्टैब्लिशमेंट का रोल देखना चाहते हैं, ना ही हम ये चाहते हैं कि इस मुल्क को जो खराबियां हैं जिसकी वजह से एक इदारा दूसरे इदारे के मामलात में मुदाखलत करता है कि हम उसको एक्सेप्ट करें या उसको कबूल करें। ये हमारा एक प्रिंसिपल स्टैंड है, आज भी है। आपको चाहिए कि अपनी पार्टी से पूछे कि क्या वाकई अली अमीन गंडापुर साहब गए थे, अगर वो गए थे तो क्यों गए थे, और दूसरा ये है कि क्या आपने इख्तियार दिया उनको, और अगर दिया तो बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। आज आपने सामने मैं अभी जब आ रहा था तो मुझे सोशल मीडिया पे किसी ने ये डाला हुआ था, मैंने कहा सोशल मीडिया में कोई गलत बात भी आ जाती है। आज आपने चूंकि ऑफिशियली ये बात ऑन एयर कर ली है, मैं जरूर इस पे पूछूंगा और बात भी करूंगा। मुझे नहीं पता इस बात का कि ऑफिशियली एक्सेप्टेबिलिटी इसको एडमिट किया है किसी ने या नहीं किया, लेकिन एक बात तय है, जो हमारे प्रिंसिपल स्टैंड है, हमारी दुश्मनी किसी इदारे के साथ नहीं है हम, लेकिन एक बात के कायल हैं, हमारे मामलात में, जो सियासत के मामलात में, जुडिशरी के मामलात में जो इंटेलिजेंस एजेंसीज मुदाखलत कर रही हैं। अच्छा, वैसे 2022 तक तो आप कंफर्टेबल थे इस सारे कामों में। 2022 तक जब तक आपकी गवर्नमेंट चल रही थी उस वक्त तो आप कंफर्टेबल थे, बल्कि आपने फाइट किया बाकायदा। बाजवा साहब ने शायद आप ही को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि हम 2021 से न्यूट्रल हो गए हैं। अगर 2021 से न्यूट्रल हो गए तो आप ऐसे गवर्नमेंट जाने के 2 दिन पहले तक राब्ते में थे और पूरी कोशिश कर रहे थे कि आपकी गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट बचाए, और ये बात भी क्लियर है। देखिए एक बात मैं कहने का कायल हूं, आप गवर्नेंस के मामलात में, आप पॉलिटिक्स में आपका काम नहीं है, आपका काम है सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज। तो सर मसला ये है कि 2022 में चले जाएं, इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ को बुला के कहा, और उसमें डीजीआईपी शामिल थे कि आप अपोजिशन के साथ राब्ता करें, राब्ता करके इनको कायल करें कि ये अदम एतमाद वापस ले लें और मैं असेंबली तोड़ देता हूं। तो उस लेवल तक आपने एस्टैब्लिशमेंट को इस्तेमाल किया था। वो हमने नहीं, वो ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट और मौलाना फजल रहमान की स्टेटमेंट उठा लें। उन्होंने कहा कि हम इनकी इजाजत, इनकी तायीद, इनकी मर्जी से और इनकी मेहरबानी से हम इक़्तिदार में आए थे। अब उसके बाद मैं क्या कहूं, इनके वैसे हमारे बात को छोड़ दें, ये आपको पता है एक बात खुरम साहब ने जो की, मैं एक बात सिर्फ एक बात का जवाब दे दूं। इन्होंने कहा जी केपी के इलेक्शन आपका दुरुस्त हो गया तो यहां का क्यों दुरुस्त नहीं हुआ। केपी के इलेक्शन के मुतालिक मैंने इमरान खान से बात करके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी आज से 10-12 दिन पहले। मैंने कहा था कि हम केपी का हर हल्का खोलने को तैयार हैं, आप आए, बशर्ते है कि आप कोई कमीशन बना दें जो इसको वेरीफाई करे और ऑडिट करे। हमें किसी एक हल्के पे भी एतराज नहीं। साहब वैसे अच्छी बात है अगर एक पार्टी डिस्टेंस पे थी एस्टैब्लिशमेंट से और अगर वो राब्ता कर रही है तो मेरा ख्याल एक स्मूथ ऑपरेशन के लिए बहुत अच्छी चीज है और इसे खुशाइंद समझना चाहिए, बजाय इसके कि पुराने ताने दिए जाए इनको। नहीं, ताने नहीं देने जी, इन्होंने तो खुद ही ये पाकी दामाद की हकायत इतनी बढ़ा दी थी कि अब इनको उस पेडेस्टल से नीचे, इनके दामन दागदार हैं। उस वक्त ये बिल्कुल कंफर्टेबल थे जब शहबाज शरीफ की बेटियों के घरों के अंदर रेड हो रहा था, उनके अपने घर के अंदर रेड हो रहा था, वो बिल्कुल कंफर्टेबल थे। जब राना सनाउल्लाह के ऊपर 20 किलो हेरोइन डाल के उन्होंने कहा जी इन पे मौत की सजा इनको हमने देनी है, बिल्कुल कंफर्टेबल थे। जब 22-22 महीने अदालतें जो हैं वो जमानत की पेशियां नहीं लगाती थी, 16-16 महीने लोग अदालत के दरवाजे में बैठ रहे, उस वक्त बिल्कुल कंफर्टेबल थे। जब इन्होंने काजी फायद ईसा के ऊपर इमरान खान के दस्तखत से रेफरेंस फाइल किया
और उनको पूरी तरह से फिर सोशल मीडिया के जरिए मतून भी करवाया, वो बिल्कुल कंफर्टेबल थे। उस वक्त सब ठीक था। उस वक्त तो अगर मैं बात याद करानी पड़ जाएगी कि आर्मी चीफ को तो अपना बाप तक कहते थे इनके लोग, और इनके जलसों में उनके जो है वो प्ले कार्ड उठाए जाते थे। अब अगर सियासी जो है वो मामलात में मद्दोजर आया है और ये ऐसी बात कर रहे हैं, असूली तौर पे तो हम सब ये चाहते हैं, लेकिन इन्होंने जब ये खुद आप जिस सीढ़ी पे चढ़कर इक्तदार में आए थे, अब आप वो कहते हैं कि वो सीढ़ी जो है वो मैं फेंक देना चाहता हूं, इसको मैं आग, वो सीढ़ी ने आपको उठाकर नीचे फेंक दिया। अब इशू यही है कि असल जो इनके सामने चैलेंज है कि बजाय ये कि ये पार्लियामान में बाजू तोड़ने और गर्दनें तोड़ने की धमकियां दें, कहीं लेजिस्लेशन नहीं होगी कि सारे इश्यूज पर आकर लेजिस्लेट करें, आकर कहें कि जी ऐसे होना चाहिए, या खैबर पख्तूनख्वा में जहां इनकी मेजॉरिटी है वहां कोई ऐसी लेजिस्लेशन लेकर आए कि पाकिस्तान के इलेक्शंस में जो फ्री एंड फेयरनेस का आंसर है वो पहले से बढ़ जाए, या इस किस्म की गवर्नेंस आए। लेकिन नहीं, वो सारा फोकस इस बात पर है। देखिए, तहरीक इंसाफ मुस्तकिल एक ग्रीवेंस की पैदावार है, एक शिकायत की पैदावार है। वो पहले 2013 का इलेक्शन है, ग्रीवेंस 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 18 हो गया जब इनको जो है इनके लिए एक लीडर को जेल में डाला गया। इनके लिए जो है वो कहते हैं ना, समुद्र में आसार डाल के उसके 2 टुकड़े करके इनका जी आप इसमें से गुजर जाएं। अब जबकि इनको दोबारा इसका सामना हुआ है 2024 में, तो वो दोबारा शिकायती जो गर्दान है वो वापस आ गई है कि जी पहले फॉर्म 14 था, फॉर्म 47 है। जो बुनियाद है वो चाहे किसी के खिलाफ भी हो, बुनियाद शिकायत है, ग्रीवेंस है, हाकमियत नहीं है, पाकिस्तान के अवाम की खिदमत नहीं है, पाकिस्तान के अवाम को आगे लेकर जाना नहीं है, बस एक शिकायत करनी है और अपने इक़्तिदार के लिए पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को, पाकिस्तान की सिक्योरिटी को, पाकिस्तान के अमन को आग में झोंक देना है। उससे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी इन्होंने अभी तक जो है 9 मई का जवाब। थोड़ा सा मैंने ब्रेक लेनी है, लेकिन सवाल आपके पास ही छोड़ के जा रहा हूं कि ये अली मीन गंडापुर साहब की मीटिंग और उसके बाद इमरान खान साहब का नैरेटिव को पार्टी के अंदर आपको डिवाइड नजर है, और अगर डिवाइड नजर आ रही है तो क्या कोई फैक्शंस बनने वाले हैं या फिर इमरान खान साहब इसको कंट्रोल कर लेंगे? छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। खुर्रम साहब, ये सवाल वैसे आपसे बनता नहीं है, लेकिन पूछ आपसे रहा हूं क्योंकि आप ज़ाहिर वज़ीर दिफा भी रहे हैं और बड़े पुराने पॉलिटिकल वर्कर हैं, फिर आप खानदानी सियासतदान हैं, इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कोई डिवाइड है, या फिर इमरान खान साहब की मर्जी से सब कुछ हो रहा है, या फिर इमरान खान साहब के साथ धोखा हो रहा है? जी, कोई डिवाइड नहीं है। इनका तो मकसद किसी भी तरीके से इक़्तिदार तक पहुंचना है। जब वो समझते हैं कि उन्हें मुक्तदरा की सरपरस्ती चाहिए तो वो सरपरस्ती हासिल करने शुरू हो जाते हैं। जब वो समझते हैं कि मुक्तदरा को जानवर कहने से काम चलेगा सियासी तौर पे, तो वो जानवर कहना शुरू कर देते हैं। तो लिहाजा इक़्तिदार के लिए कोई भी कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, जिसका वो लाजवाल जुमला जो है खुद बानी चेयरमैन ने बोला हुआ है, क्योंकि यू टर्न तो अजमत की अलामत है ना। तो अजमत की अलामत ये है, अजमत की इनके लिए जब जब चाहेंगे जानवर कह दें, कभी जाएंगे तो माई बाप कह दें। तो इनके लिए तो ये सब बेमानी है। इनका मकसद ये कि जब जरूरत पड़ी तो इन्होंने जिना हाउस लाहौर को भी आग लगा दी और रेडियो पाकिस्तान पेशावर को भी आग लगा दी और 150 जानवर भी जला दिए पेशावर में। और अब फिर जो है वो असेंबलियों का हिस्सा है और कहते हैं कि हम गर्दनें तोड़ देंगे, हम बाजू तोड़ देंगे। तो असल इशू यही है कि ये एक फाशिस्ट जमात है जो अब जो इनकी टूल किट के अंदर इक़्तिदार के लिए कुछ भी हो सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। तो लिहाजा यहाँ अगर जो इस डिवाइड की बात होती है, वो डिवाइड हम देखते हैं ना, एक दिन इनका एक जो हिस्सा है वो कुछ वफामत की बात करता है, कुछ बालिग नजरी की बात करता है, अगले दिन दूसरा हिस्सा जो है वो उठकर कहना शुरू कर देता है कि नहीं हम तो मज़ामत करेंगे, हम किसी से बात नहीं करेंगे और हम एहतजाज करेंगे। और इसी तरह ये जो सीसॉ है ये चलता रहता है। दरमियान में जो चीज दायमी है तहरीक इंसाफ में वो इक़्तिदार की हवस है, जिसका मैंने फिर दोहरा देता हूं। उसके लिए पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी, पाकिस्तान की सलामती और पाकिस्तान के आइन के इनके लिए सब बेमानी है। ठीक है। अच्छा शोएब साहब, वैसे ये आपके वैसे कमाल होता है जो आप नैरेटिव डेवलप करते हैं ना जी,
उसके बाद फिर जब सामने से एक रिएक्शन आता है तो उसके बाद आप चुप करके बैठ जाते हैं। जैसे कि बुशरा बीबी ने खुद इल्जाम लगाया कि जी मुझे हार्पिक के 3 कतरे पिला दिए गए थे और मुझे जहर दे दिया गया था। इमरान खान साहब ने कहा कि मेरी बेगम को आर्सेनिक दिया गया। लेकिन अब आप ही के मर्जी का डॉक्टर, जो आपका खानदानी डॉक्टर है, डॉक्टर आसम यूसुफ, उसने कह दिया जी किसी किस्म का कोई ट्रेस नहीं मिले और कोई इवन फूड पॉइजनिंग भी नहीं है। तो ये आप इस तरह इल्जाम कैसे लगा देते हैं जी उठ के? एक बात मैं जरा खुर्रम साहब की बात का जवाब दे के आगे चलूं। देखें, अगर हम इक़्तिदार के भूखे होते ना इनकी तरह, जिस तरह PTM 1 की सूरत आई या जिस तरह अब डाका जनी के जरिए हुकूमत बनाई है, तो पूरा मीडिया कह रहा है, मेरी तक डायरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है, कह रहा है कि जी बिलावल साहब ने कहा जी आप हुकूमत बनाएं। हमने नहीं बनाई। हमें इनके लोग कह रहे हैं कि जी आप हुकूमत बनाएं, हमने नहीं बनाई। भाई हम हुकूमतों के भूखे नहीं है। हम यहाँ आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। हम 80% अवाम के मुंतखब नुमाइंदे बैठे हुए हैं। हमें लोगों ने वोट के जरिए हमें मुंतखब किया है। हम डाका जनी या चोरी या किसी के कासालेसी करके या बूट को इज्जत दो के यहाँ नहीं आना चाहते। हमने अपने मेरिट पे आना चाहते हैं। एक बात, उसके बाद अब आगे आऊंगा। जो बातें बहुत सारी इन्होंने की हैं, जी वो जो खुर्रम साहब कुछ कह रहे हैं, ये खुर्रम साहब फरमाइएगा। उसके बाद उनको आप दीजिएगा ना वो इक़्तिदार में, और रेडियो पाकिस्तान पेशावर को आग लगा, आगे आ जाता है, किला बाला हिसार को आग लगा कर आप। अच्छा चले, खुर्रम साहब की बात का भी जवाब इसका भी दे दें। देखें हमने, अच्छा जी, हमने और इमरान खान ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि 3 नहीं, तमाम जिन इदारों को आप कह रहे हो ना कि आग लगाई है, उनकी CCTV फुटेजेस ले आओ, रास्तों में CCTV फुटेजेस थे वो ले आओ, और जुडिशल कमीशन बना लो, जो उसमें कसूरवार सामने आए उसको आप लटका दो। लेकिन कल भी ये बात डिस्कस हुई, सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के मुल्जमान को जमानतें दी, कोई एविडेंस नहीं थी, और एक डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने उठाकर उनको जेलों में बंद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को उठाकर नलीफाई कर दिया। तो लिहाजा आप इंसाफ और कानून के दायरे में रहते हुए सारी चीजों के दायरों के लिए शायद अली मीर गंडापुर साहब के हैं। वैसे अब मैं आगे आऊंगा, मेरा ख्याल है जब तक तहकीकात ना आए, मेरा ख्याल है हम उसमें सर अगर पार्टी को नहीं पता तो उससे ज्यादा खौफनाक चीज है। कह रहा हूँ ना कि देखें, एक वहां का चीफ मिनिस्टर है, उसने क्या फैसला किया, मिला नहीं मिला, वो जो भी बात होगी। देखिए मोहसिन नकवी से बड़ा, आप एक साइड पे तहरीक चला रहे हैं सर हम तहरीक चलाएंगे, 12 अप्रैल से तहरीक स्टार्ट हो रही है, चलाएंगे, और दूसरी तरफ आपके CM साहब मिल रहे हैं। भाई सबसे बड़ा मुजरिम मैं समझता हूं PTI का कौन है? वो है मोहसिन नकवी, जिसने हमारा लोगों को मारा, जानू से मारा, चादर चार दीवारी की पामाली की। नकवी साहब को रिसीव करने के लिए अली मीर गंडापुर साहब अपने कमरे से बाहर आए सर, उन्होंने रिसीव किया, बिठाया, बड़ी तारीफ की उनकी। गवर्नमेंट फंक्शनिंग में अगर वो उसको मिलने गया तो उसको वो मिला भी है। गो के अलग बात है कि फोटो सेशन नहीं होना चाहिए था, कि हमारी एक राय है, मगर हम अगर सबसे अपने जाती दुश्मन को के साथ मुल्क के मफाद के लिए अगर मुलाकात कर सकते हैं तो दैट इज ए सेपरेट थिंग। इसलिए आप इसको छोड़ें, हम एहतजाज भी करेंगे और आगे चलेंगे। आपने बीबी की बात की, देखें एक पर्दादार खातून के साथ जो कुछ ज्यादती होती है, या जो एक विक्टिम है, आज से 2 हफ्ते पहले आपने कोई वाक़या किया है और उस 2 हफ्ते के अंदर जो उसने सफरिंग की है उसने अपना वाक़या बयान कर दिया है। आज भी उसने डॉक्टर्स ने टेस्ट कराने का बोला है, टेस्ट का रिजल्ट नहीं आया, आप उससे पहले कह देते हैं कि आपके अपने डॉक्टर ने कहा सर, उन्होंने कहा है कि कोई ट्रेस नहीं मिला और कतन उनको जहर नहीं दिया गया और कोई फूड पॉइजनिंग। देखिए 2 बातें, आज से 15 दिन पहले वाले वाक़े को आज अगर ट्रेसिंग नहीं हो सकी, एक मिनट अपना डॉक्टर है ना सर, एक सेकंड ना, अब बात तो करने देना चौधरी साहब, आप भी आप अपने डॉक्टर से पूछें, दस्तगीर साहब तो ना हो जाए ना कि आप बात ही ना करने दें, मुझे बात तो करने दें। बात यह है कि आपको अगर किसी डॉक्टर पे ट्रस्ट है, डॉक्टर्स उसको टेस्टिफाई करेंगे, उन्होंने टेस्ट लिख के दिया, तो ये डॉक्टर नहीं है, आपका अपना डॉक्टर है। सुन तो लेना, आपको 2 हफ्ते पहले वाले वाक़े के अगर आपको सबूत नहीं मिलते, 2 हफ्ता और था, ये दूसरा है। वो एक शहद का वाकया था, वो पुराना हो गया, अब ये नया वाकया है जिसका भी मैंने जिक्र किया। में भी अगर 4 दिन 5 दिन गुजर जाएं, जिसको आज तो आपके डॉक्टर को नहीं पता इसका, तो देखिए पता की बात नहीं है, पता यह है कि अगर वो उसके एविडेंसेस नहीं मिलते तो जो शख्सियत उसमें से गुजरी है आप उसको, तो आपकी मर्जी का डॉक्टर है, वो कहता है जी कि कोई जहर नहीं दिया गया, आप ये कहते हैं कि नहीं जी जो हमने कह दिया वो ठीक है। देखें जैसा बात यह है कि जो एक बंदे पे गुजरा है, एक बंदे पे कैफियत गुजरी है, वो एक दिन उसका निकल जाता है, दूसरे दिन या तीसरे दिन उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है, या खत्म हो जाता है मेडिकली, आप उसको थोड़ा ये कह सकते हैं ठीक कर रहे हैं। मेरा ख्याल डॉक्टर साहब को मुगालता हुआ है, उन्हें चाहिए था कि इनकी बात पे यकीन करें और उसके बाद रिपोर्ट बना के दें।
खुर्रम साहब, जी देखिए, ये फाशिस्ट टूल किट है कि खबरों में रहने के लिए कोई भी झूठ बोला जा सकता है और बाद में वो साबित नहीं होता। तो कहते हैं सियासी बयान था, मामला 35 पंक्चरों से शुरू हुआ था, 3 कत्लों तक आ गया है। 35 पंक्चर झूठ, जाली बैलेट पेपर झूठ, उर्दू बाजार झूठ, बेसमेंट में ब्रिगेडियर झूठ, यहाँ तक कि अभी यूरोपियन यूनियन का झूठा खत भी इन्होंने पब्लिश कर दिया। कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, इनकी जो सोशल मीडिया मशीन है, हम सब उसके जो है उसको देखते हैं, बड़े वो एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन वो सारा हर वक्त झूठ फैलाने के लिए इस्तेमाल होती है, इनके सियासी मकासद के लिए। कि जनाब, जो लाखों लोग जिन्होंने एक दफा सोशल मीडिया पर ये देख लिया कि जहर दिया गया है, आज उन जो डॉक्टर साहब ने उसको मुकम्मल तौर पर उसकी तरदीद की है और कहा है कोई ऐसे शवाहिद नहीं मिले, वो मैंने और आपने जॉय साहब देखा होगा। बाकी जो लाखों ने पढ़ लिया, उनके जहन में यही आ गया कि जहर दिया गया है। तो यही जो है इस 21वीं सदी में सोशल मीडिया के जरिए ये फाशिस्ट टूल किट की कामयाबी है कि आप मुस्तकिल रोजाना एक झूठ घड़कर आगे फेंकते हैं, क्योंकि उनको ये मालूम है कि उसका जवाब आने तक जो है, ये भी एक पुरानी कहावत है कि जब तक सच जो है वो अपने तस्मे बांध रहा होता है तो झूठ तो 3 दफा दुनिया फिर आता है। तो ये अब बात साबित हो गई है कि ये अपने, फिर मैं कहूंगा, सियासी मकासद के लिए, कि जहां एक पहले था कि जी बड़ी जो है कोई मुसीबत आ गई है, बड़ी अजियत हो रही है, अपने घर में मौजूद हैं। वहां अडयाला जेल में जो है वो 8 कमरे तोड़कर उनके लिए एक बड़ा, बानी चेयरमैन के लिए एक बड़ा कमरा बनाया गया है। पाकिस्तान के जो 3.5 लाख कैदी हैं, उनमें से सिर्फ एक को एक्सरसाइज मशीन दी गई है, उनमें से सिर्फ एक के लिए स्पेशल किचन में खाना बनता है, उनमें से सिर्फ एक के लिए एक महीने में 12 लाख रुपए का खर्चा आता है। लेकिन ठीक है, क्योंकि ये वही लोग हैं जो एक वक्त कहते थे कि नहीं जी, 2 नहीं 1 कानून होगा। तो अगर पाकिस्तान में 1 कानून है तो फिर वो 1 कानून उस दाई के ऊपर जिसने ये सारा नारा लगाया था उस पर क्यों नहीं साबित होता? उसको एक्सरसाइज मशीन क्यों मिली है? उसे देसी मुर्गे क्यों मिल रहे हैं? लेकिन खुर्रम साहब, मसला ये है कि ठीक है, एक कैदी मुतालबा करता है, लेकिन ये सब कुछ गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। पंजाब के अंदर आपकी हुकूमत है, पहले वफाक के अंदर भी आपकी गवर्नमेंट थी जब ये सारा सिलसिला स्टार्ट हुआ, और अब भी वफाक के अंदर आपकी गवर्नमेंट है। तो आप अपनी पंजाब गवर्नमेंट से कहें कि सारी फैसिलिटीज वापस ले रहे हैं उनसे, या फिर सारे कैदियों को दें। आप खुद ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं और फिर उसके बाद एतराज भी करते हैं। मैं आपका शुक्रगुजार हूं, क्योंकि इस किस्म की जो विंडिक्टिवनेस है, जो बुग़्ज़ की सियासत है, वो हम नहीं करते। बानी चेयरमैन ने तो वॉशिंगटन में खड़े होकर कहा था मैं फ्रिज वापस ले लूंगा, मैं एयर कंडीशनर वापस ले लूंगा, उस पर बड़ी तालियां बजवाई थी। हम इस तरह की बुग़्ज़ की सियासत नहीं कर रहे, इसीलिए ये सहूलतें मिली हुई हैं। वरना बुग़्ज़ की सियासत कर रहे होते तो फिर उनकी भी तकालीफ देते। हम भी इनकी तरह कैमरे लगवाकर जो है ठट्ठा उड़ाते और शहबाज शरीफ को जिस तरह कंबल नहीं दिया और उसको देखा गया किस तरह एतराज नहीं करना चाहिए। जब आपने किचन बना दिया जिसके अंदर 12 लाख रुपया खर्च हो रहा है, या 14 सिक्योरिटी एहलकार आपने उनको दे दिए, या 8 आपने सेल तोड़ के उनका एक सेल बना दिया, या आपने उनको एक्सरसाइज मशीन दे दी, तो ये आपने खुद दिया है, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि एतराज करना चाहिए आपको। एतराज सुन लें, मेरा एतराज इस पर है कि हमने तो ये सहूलियात फराहम कर दी हैं। जिसने नारा लगाया था 2 नहीं 1 कानून का, उसको ये वापस करनी चाहिए थी। उसको कहना चाहिए था कि मैं भी उसी तरह हूंगा जिस तरह पाकिस्तान के बाकी लाखों कैदी रहते हैं। लेकिन नहीं, जब सहूलत सामने आई तो तमाम असूल, तमाम नारे उसी फाशिस्ट टूल किट की नजर हो गए। अब आराम फरमा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, वैसे शुएब साहब, ये खुद आप जो कहते थे, आप उससे उलट क्यों चलते हैं सर? पहली बात तो यह है कि इनकी बात दुरुस्त नहीं है भाई। खाने का बिल, अच्छा वैसे मैंने ब्रेक ले ली, ब्रेक के बाद आपकी तरफ आता हूँ, छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा जरूर। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। शेख साहब, वैसे जो आप कहते रहे हैं जी, वैसे करते आप उलट, उससे बिल्कुल उलट हैं वैसे, माशाल्लाह। वैसे कमाल है आप लोगों का। वैसे सर देखे थे आप तो हमेशा जेल में आप कहते थे पैरिटी होनी चाहिए, 8 सेल लेके 36 लाख रुपए का खाना खा के। पहली तो आपको एक बात बता दूं कि खाने का बिल हम खुद देते हैं। खुद देते हैं? खुद देते हैं। तो 12 लाख रुपए किस तरह खर्च हो रहा है? इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, खाने का बिल हम खुद देते हैं, इमरान खान की तरफ से जाता है, इसलिए इनको कहें घबराए नहीं। दूसरी बात, हमने बारहा कहा, अदालतों में कहा, रिटर्न रिक्वेस्ट की कि हमें घर से खाने की इजाज़त मिलनी चाहिए, हमें आज तक नहीं मिला। वेयरएज
पूरा पीरियड नवाज शरीफ जितना अरसा रहा है, उनको ना सिर्फ घर से खाने की इजाजत थी, उनके लिए जो तरह तरह के खाने होते थे ना, पूरी दुनिया का आप उठा लें, जितनी सादा खुराक। खुरम साहब सुन लेना बात, मेरे बीच में ना बोले सर, मैंने आपकी बात में नहीं बोला, नहीं मुझे बात खत्म करने दें, फिर इनको दे दीजिएगा। और जितने खाने के मामले में नवाज शरीफ और इमरान खान का अगर तकाबुल करेंगे, जितना सादा खुराक और हलाल खुराक इमरान खान खाता है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें उस पर बड़ा फख्र है। दूसरी बात हलाल से क्या मतलब जी, आपका क्या ख्याल है? आपका सिर्फ खाना आप ही का हलाल होता है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हलाल है, बाकियों के बारे में मैं नहीं कह सकता। उससे आगे सर अगली एक बात का जवाब दे दूं। दूसरा, इन्होंने कहा जी 8 साल तोड़ के बनाए, ये बात बिल्कुल गलत बयानी पे मबनी है, ये बात गलत है, आज भी मैं आपको दावे से कह सकता हूँ। तीसरी बात यह है कि आज भी इमरान खान अगर 8 महीने से, सर एक बात खत्म कर लूं ना, फिर उनकी बात उनको प्लेटलेट्स इनके गिरते थे, हर दूसरे दिन ये हॉस्पिटल में होते थे, जबकि आज 8 महीने से इमरान खान वहां है, उसने किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं की। इमरान खान की दुश्मनी में इतना आगे न चले जाए कि आप गलत साहब, हकीकत ये है कि नवाज शरीफ का खाना बंद कर दिया गया, और आखिरी चंद माह मैं याद करा दूं, इन्हीं बानी चेयरमैन के कहने पर उनकी मुलाकातें बंद कर दी गई थी, जो आजकल 7-7 घंटे की मुलाकातें फी दिन हो रहा है। लगता है वहां मजलिस लगी हुई है अडयाला जेल में। नवाज शरीफ की मुलाकातें बंद कर दी गई थी इन्हीं के कहने पे कि जी ये मुलाकात मत करें किसी को। तो लिहाजा अपनी पाकी दामा की हकायत ना बढ़ाएं, और यही फाशिस्ट माइंडसेट है कि हमारे अलावा कोई हलाल नहीं है, हमारे अलावा सब लोग गद्दार हैं, हमारे अलावा सब लोग काफिर हैं, हमारे सब लोग चोर हैं। और यही फाशिस्ट माइंडसेट जो है इसने 9 मई किया और आज इनको इस नहज पर ले आया है। मैं फिर कहूंगा कि दूसरों के वोट का और मैंडेट का भी एहतराम करें। जब आप अपने मैंडेट पे इसरार करते हैं तभी मुल्क आगे बढ़ेगा। अगर आप खलफिशार में रखेंगे तो खलफिशार पैदा करने वाले पाकिस्तान की मुईशत को मजीद नुकसान पहुंचाएंगे। वक्त हो गया। शाहीन साहब और खुर्रम दस्तगीर खान साहब दोनों का शुक्रगुजार हूं। खान साहब आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आपने खुद करना है। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किस्म की मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।